स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि आप वर्क किस तरह मालूम करेंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से तो देखिए, फर्ज करें मैं कहता हूं कि मैं एक ग्राफ ड्रा कर लेता हूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में। तो ये एक्स एक्सिस पे मैं लेता हूं डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस पे मैं लेता हूं फोर्स। वाई एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूं? फोर्स। और एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट। तो अभी देखिए, फर्ज करें एक खास केस है, इसमें फोर्स कांस्टेंट है। ना फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो फोर्स कांस्टेंट आएगा, मतलब फोर्स स्ट्रेट लाइन आएगा इसका ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के साथ। इसको आप इस तरह समझ लें कि एक रेडी को मैं खींच रहा हूं, यहां से लेकर रेडी को खींचा मैंने यहां तक, और मैं फोर्स लगाता गया, लेकिन इस दौरान फोर्स चेंज नहीं हुआ। टोटल डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स चेंज नहीं हुआ। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है इस दौरान फोर्स चेंज नहीं हुआ। मतलब देखिए, रेडी को मैंने यहाँ से मूव किया यहाँ तक, लेकिन इस दौरान फोर्स चेंज नहीं हुआ। फर्ज करें वो फोर्स था 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन मुसलसल 10 न्यूटन ही फोर्स लगता रहा यहाँ से यहाँ तक। दरम्यान में 12 नहीं हुआ, 14 नहीं हुआ, और फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई। तो उस केस में आप देख लें कि ये फर्ज करें 10 न्यूटन है, तो हर वक्त ही 10 न्यूटन है, जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाए। फर्ज करें डिस्प्लेसमेंट ये टोटल कवर हुआ है इस केस में, वो है 40 मीटर। कितना है? 40 मीटर। तो देखिए, अगर फर्ज करें ये मैं लेता हूँ 10 मीटर, ये 20 मीटर, और ये हो गया 30 मीटर, और ये हो गया 40 मीटर। तो 40 मीटर तक इस रेडी को मैं धकेलता रहा, खींचता रहा, लेकिन फोर्स चेंज नहीं हुआ। तो उस केस में ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। अब याद रख ले, इस केस में आप लोग वर्क मालूम कर ले, इक्वेशन से भी मालूम कर ले, ग्राफ से भी मालूम कर ले। तो इक्वेशन से अगर मैं मालूम करूंगा तो W इज इक्वल टू एफ डी आएगा। और अगर मैं लिख लूँ, वैल्यूज दर्ज कर लूँ, तो मेरे पास वैल्यूज कितनी आ जाएंगी? W इज इक्वल टू एफ है 10 न्यूटन इंटू 40 मीटर। तो W इज इक्वल टू ये आ जाएगा 400 न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, जिसको मैं इस तरह भी लिखता हूँ कि 400 जॉउल। जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 400 जॉउल। न्यूटन इंटू मीटर जॉउल के बराबर है। अब याद रख लिखे, फर्ज करें मैं इस ग्राफ का एरिया मालूम करता हूँ। जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व है या ग्राफ है, इसके अंडर एरिया मालूम करता हूँ, और देखते हैं वो एरिया किसके बराबर आता है। अभी अगर ये फोर्स कांस्टेंट हो, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ है उसके, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है उसके जो अंडर एरिया होगा, वो एक रेक्टेंगल बनेगा। और रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना बड़ा आसान है। आप एरिया किस तरह मालूम करते हैं? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अभी देखिए, इस केस में जो एरिया आएगा, इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? बेस 40 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है? 10 मीटर। तो ये आ जाएगा 400 न्यूटन इंटू मीटर। 400 न्यूटन इंटू मीटर। और आप देख सकते हो ये भी 400 न्यूटन इंटू मीटर था यहाँ पे, और ये भी 400 न्यूटन इंटू मीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ, साबित हुआ कि अगर आपको फोर्स उस ग्राफ के नीचे आप एरिया मालूम कर ले, एरिया आपको क्या बताएगा? वर्क। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे एरिया भी 400 आ रहा है, और यहाँ पे भी 400 आ रहा है। तो नेक्स्ट उसमें मैं एक जुमला लिख लेता हूँ कि द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट टोटल वर्क।
टोटल वर्क डन। ये तक तो अभी चलते हैं कि अगर फर्ज करें हम लोगों ने वर्क मालूम करना था 20 मीटर तक, तो हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया मालूम करेंगे। हम लोग ये एरिया मालूम करते हैं। अभी सवाल ये पैदा होता है कि अगर फोर्स वेरिएबल हो तो उस केस में क्या होगा। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो देखिए, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स वेरिएबल हो, अभी देखिए यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट था, ना फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था। ऐसा फोर्स जिसका ना डायरेक्शन चेंज हो ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट फोर्स। लेकिन अगर फोर्स चेंज हो रहा हो तो फिर क्या करेंगे। तो इसकी मिसाल देख लेते हैं कौन, वेरिएबल फोर्स की। फर्ज करें एक रेडी है, इसको मैं खींच रहा हूँ। पहले मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा था 10 न्यूटन, डायरेक्शन ये थी डिस्प्लेसमेंट के साथ। थोड़ा सा आगे जाकर ये फोर्स हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गई, 30 न्यूटन। आगे जाके फोर्स की डायरेक्शन और चेंज हो गई, यू हो गई 12 न्यूटन। आगे जाके फोर्स की डायरेक्शन और चेंज हो गई और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, फर्स्ट करे 100 न्यूटन। तो अभी अगर आप लोग यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे, टोटल वर्क मालूम करेंगे, तो किस तरह करेंगे। फर्स्ट करे टोटल डिस्प्लेसमेंट है 440 मीटर। तो अभी देखिए यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो अभी आप वर्क किस तरह मालूम करेंगे। डिस्प्लेसमेंट तो चलो 40 मीटर है, फोर्स कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट चेंज हो रहा है। एक्स कंपोनेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मुसलसल चेंज हो रहा है। तो इस केस में हम लोग ये करेंगे, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट उस पे, कि इस केस में हम लोग वर्क किस तरह मालूम करेंगे। तो ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट चेंज हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल फोर्स। तो उस केस में अगर आप देख लें, इस साइड पे फर्ज करें मैंने डिस्प्लेसमेंट ले लिया और इस साइड पे फोर्स का एक्स कंपोनेंट ले लिया, एफ एफ एक्स। और एफ एक्स किसके बराबर है, एफ कॉस थीटा, ये ले लिया। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये ऐसे कर्व आएगा। कर्व आएगा, फोर्स कभी ज्यादा हो रहा था कभी कम हो रहा था, फोर्स का एक्स कंपोनेंट चेंज हो रहा था। तो अब इस केस में हम लोग वर्क किस तरह मालूम करेंगे। तो इस केस में वर्क मालूम करने के लिए अब हम लोगों ने अभी पिछले उसमें स्लाइड में देखा कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ है उसके अंडर आप लोगों ने एरिया मालूम करना है। एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क को। लेकिन इसका एरिया मालूम करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं बन रहा। ये चलो बेस तो मान लेते हैं स्ट्रेट है, लेकिन इसकी हाइट चेंज हो रही है। इसकी क्या चेंज हो रही है, हाइट चेंज हो रही है। तो इस केस में हम लोग वर्क किस तरह मालूम करेंगे। तो इस केस में हम लोग वर्क मालूम करने के लिए क्या करेंगे, जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व है इसको हम लोग स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे, स्मॉल टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, जितने छोटे टुकड़ों में डिवाइड करोगे उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। अब याद रखिए, अगर ये छोटा सा टुकड़ा देख ले, ये छोटा सा टुकड़ा, तो आप देख सकते हो इसकी हाइट तकरीबन कांस्टेंट है। हाइट तकरीबन इस दौरान कांस्टेंट है, देखिए ये इस तरह से है, इसकी हाइट तकरीबन कांस्टेंट है। हाइट चेंज हो रही है लेकिन बहुत कम। तो अभी इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो डी है, लेकिन ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या कहूंगा, डेल्टा डी वन, डेल्टा डी वन। और इसकी हाइट कितनी है, ये जो हाइट है यहाँ पे जो फोर्स होगा फर्स्ट करे वो फोर्स है एफ वन कॉस थीटा वन, कॉस थीटा वन, ये फोर्स है यहाँ पर। तो अगर हम लोग इस बेस को इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो किसका एरिया आ जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। इसका मतलब छोटा सा वर्क आ जाएगा। तो वो जो छोटा सा वर्क होगा उसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू वन, ये स्मॉल वर्क है, टोटल वर्क नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ वन कॉस थीटा वन, और इसके साथ क्या आ जाएगा, डेल्टा डी वन। सॉरी, मैं कॉस थीटा को बाद में लिख लेता हूँ, एफ वन डेल्टा डी वन
और इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, कॉस थीटा 1। तो ये स्मॉल वर्क आ गया, क्योंकि स्मॉल पैच का एरिया जो स्मॉल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट का एरिया हम लोग किस तरह मालूम करेंगे, इस नेक्स्ट वाले का एरिया, इस वाले का एरिया किस तरह मालूम करेंगे। तो इसकी विड्थ जो है फर्स्ट करें मैं कह देता हूँ डेल्टा D2, डेल्टा D2। और हाइट कितनी है इस यहाँ पे जिसकी हाइट है, अगर इसको मैं बहुत स्मॉल ले लूँ तो हाइट तकरीबन कांस्टेंट होगी, और हाइट कितनी होगी F2 cos थीटा 2। तो जो दूसरा वर्क आएगा वो कितना आएगा, डेल्टा W2 इज इक्वल टू F2 डेल्टा D2, और ये आ जाएगा cos थीटा 2, cos थीटा 2। इसी तरह अगर हम लोग तीसरे का वर्क मालूम कर ले, इसका एरिया मालूम कर ले पैच का, तो ये इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो वर्क हुआ है वो हमें बताएगा, और वो वर्क कितना होगा, डेल्टा W3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा F3 डेल्टा D3, और ये आ जाएगा cos थीटा 3। तो अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे पैटर्न आ गया। अगर फर्ज करें उसको मैंने 100 पैचेस में डिवाइड किया है, तो आखिरी वाले का एरिया कितना होगा, F100 cos थीटा 100 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा D100। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अभी चलते हैं कि अगर फर्ज करें आखिरी टुकड़े को मैं कहता हूँ N, ठीक है, ये आखिरी जो पैच है इसको मैंने नाम दिया है N। तो उस दौरान जो वर्क होगा उसको मैं कहूँगा डेल्टा WN इज इक्वल टू FN डेल्टा DN, और ये आ जाएगा cos थीटा N, cos थीटा N। अभी सवाल ये पैदा होता है कि तो स्मॉल स्मॉल पैचेस में वर्क है, टोटल वर्क मैंने मालूम करना है। टोटल वर्क का मतलब ये टोटल एरिया मालूम करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल एरिया जितने भी हैं इन सबको एड अप कर देंगे, जमा कर लेंगे। तो अभी आ जाते हैं, तो देखिए टोटल वर्क होगा कितना होगा, तो मैं लिखता हूँ W टोटल। तो ये किसके बराबर होगा, डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 प्लस डॉट 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 चलते जाएंगे, आखिरी क्या होगा, डेल्टा WN, डेल्टा WN। इधर एक यहाँ पे जो फोर्स है वो होगा FN डेल्टा डी, सॉरी FN, और इसके साथ क्या आएगा, cos थीटा n। और ये जो विड्थ होगी इसकी ये कितनी है, डेल्टा DN, डेल्टा DN आखिरी वाले की। तो अभी अगर मैं वैल्यूज दर्ज कर लूँ पिछले उससे पेज से, तो ये मेरे पास आ जाएगा F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1 प्लस F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2, प्लस चलते जाएंगे तो आखिरी पैच में वर्क कितना होगा, प्लस FN डेल्टा DN, और ये मेरे पास आ जाएगा cos थीटा n, cos थीटा n। अब याद रखिए इन सबको मैं अगर कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ, मुख्तसर फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं समीशन की फॉर्म में लिखूंगा। मैं लिखूंगा समीशन I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे मैं लिखूंगा FI डेल्टा DI cos थीटा I, cos थीटा I। तो ये हमें टोटल वर्क बताएगा। अभी याद रख ले ये जो मैंने ऊपर लिखा है और ये नीचे लिखा है ये एक ही चीज है, ये मैंने सिर्फ उसको कम्पैक्ट मुख्तसर फॉर्म में लिखा है। अभी आप कहेंगे क्या ये किस तरह बराबर हो सकते हैं, ये जो समीशन है इसको ओपन करने का एक तरीका है, इसको आप ओपन कर सकते हैं और वापस ये ऊपर वाला रिजल्ट आना चाहिए। तो किस तरह करेंगे, देखें आई इसको कहते हैं इंडेक्स, आई शुरू हो रहा है 1 से जा रहा है कहाँ तक, n तक जा रहा है। तो इसको ओपन करेंगे, पहले आई की वैल्यू 1 आई होगी, तो जहाँ पे आई लिखा हुआ है उसकी जगह 1 लिखेंगे, तो F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1 प्लस, अब इसका रूल ये है कि आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 से 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2 प्लस चलती जाएगी। अभी आई की वैल्यू 2 के बजाय 3 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा F3 डेल्टा D3 cos थीटा 3 प्लस चलते जाएंगे। अभी फर्ज करें मैंने इसको 100 पेजेस में डिवाइड किया है, तो ये ऊपर n कितना होगा, 100। तो मैं अगर 1000 में डिवाइड किया तो ऊपर वाला n कितना होगा, 1000। तो i की वैल्यू 1 से जा रही है कहाँ तक, n तक। तो लास्ट में जो आएगा, में बहुत सारे मैंने छोड़ दिए, तो ये आ जाएगा FN डेल्टा DN cos थीटा।
तो साबित हो गया कि ये जो मैंने लिखा है ये और ये जो ऊपर लिखा है ये सेम। ये सिर्फ इस रिजल्ट को मुख्तसर करके लिखने का एक तरीका है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स मालूम कर सकते हैं। अब इस चीज को मैं दोबारा समराइज कर लेता हूँ। याद रखिए, फोर्स ग्राफ दिया गया है तो उस ग्राफ के नीचे जो अंडर जो कर्व है उसके अंडर एरिया जो है वो आपको वर्क बताता है। लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो ये सिंपल एक रेक्टेंगल बन जाता है और रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना बड़ा आसान है। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो तो उस केस में हम लोग उस जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व है उसके अंदर जो एरिया है उसको हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते हैं, स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल में डिवाइड करते हैं। हर रेक्टेंगल का एरिया अलग अलग मालूम करते हैं और आखिर में सबको ऐड अप कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाता है।